हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और अब आगे आगामी जो एग्ज़ाम है वो रेलवे का है। रेलवे में आपके मैथ के टोटल 30 टॉपिक पढ़ने होंगे और जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में सारे प्रश्न मेरे फाउंडेशन बैच से आए हैं, उसी प्रकार मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि रेलवे में भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से न हो जाए। इसके लिए हम लेके आ रहे हैं आपका 90 से 100 दिन का एक सुपर प्लान। 90 से 100 दिन का 90 से 100 दिन का यह एक सुपर प्लान रहेगा और इसके तहत आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, वो भी टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपेंगे। आपको मैं बता दूं कि मैथ में आपको पीएचडी नहीं करना है, बस एक सीट पक्का करना है। तो क्यों ना क्वेश्चन हम वही पढ़ें जो सीधा एग्जाम में छपे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में हमने छपवा दिया था। तो देखिए, आपके जो भी रेलवे के आगामी एग्जाम हैं, जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे आपका आरपीएफ हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ या फिर एएलपी हुआ, उन सभी के लिए कॉमन बैच है। इससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और जानकारी दे दूं कि शाम को 7 बजे और फिर शाम को 8 बजे मेरा 2 जीएस का बैच भी आ रहा है, जो सभी एग्जाम के लिए कॉमन से होंगे। एमसीक्यू बैच होगा। उस जीके के एमसीक्यू बैच से भी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। पहले आपको लिए हम 2 सब्जेक्ट उठाए हैं, इतिहास और पॉलिटी, इतिहास और नागरिक शास्त्र। उसके बाद से जैसे 2 समाप्त होता है, एवं मैं मान के चलिए कि 20 से 25 दिन के अंदर, उसके बाद से फिर से हम स्टैटिक्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, और उसके बाद से देखेंगे तो भूगोल ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले आपका एक एक चीज कंप्लीट करवा के भेजा जाएगा। ये भी इस बात की क्या है, 100% गारंटी है कि एग्जाम से पहले सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, यही टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक को आप अच्छे से किसी पेज पे नोट कर लीजिएगा और कहीं चस्पा कर दीजिएगा। जहां आप पढ़ते हैं उसके सामने चस्पा कर लीजिएगा। जो जो टाइप हम पढ़ाते जाएंगे उस पर आप ट्रिक करते जाइएगा और अच्छे से रिविजन कीजिएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, इसको पेज पे लिख के चिपका लीजिएगा जहां पे आप पढ़ते हैं। तो चलिए, हम पहले चैप्टर की ओर अर्थात संख्या पद्धति की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पहला टाइप नोट कीजिएगा, टाइप 1 है और टाइप का नाम होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 0.23 एक है कैसी संख्या। तो मैं आपको बता दूं पहले कि परिमेय संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q कहने का मेरा मतलब क्या है कि जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वही आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होता है। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 हो गया, 7 हो गया, 36 हो गया, 9 हो गया, तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल सकता, यानी कि पूर्णांक में इसका वैल्यू आ सकता है, वही संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक, साथ ही साथ मैं बता दूं, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.23 एक है। क्या कह रहा है कि 0.23 और इस पे क्या है, बार है। इस बार का मतलब क्या है कि जो 2-3 है, यह क्या होगा, बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी, ये बार बार आएगा। तो जब कभी भी एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, देखिए 23, 23, 23 ऐसे बढ़ता जाएगा। जब कभी भी एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब कहाँ लिखा है परिमेय संख्या, देखिए ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि 1.112123123 123 4 1 2 यानी कि ऐसे ही संख्या देखिए, क्या एक ही संख्या रिपीट हो रही है? तो आप कहेंगे ना, संख्याएं अलग अलग रिपीट हो रही हैं, एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जब एक ही संख्या रिपीट नहीं होता है, यानी कि एक ही संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3 + 2 √5। देखिए क्या लिखा रहा है कि 3 + 2 √5 यह कैसी संख्या है? तो अभी हमने बताया है कि क्या √5 का जो मान होता है एक पूर्णांक संख्या होगा? तो आप कहेंगे नहीं। अगर यहीं पे नो होता, यानी कि स्पष्ट रूप से मैं बात करूं तो जिसका वर्गमूल आपको पता है ना, वो क्या होगा? परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं पता है वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो 5 का वर्गमूल आपको पता है? आप कहेंगे नहीं। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कहाँ पे लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि √3 + √11 इसका क्या दिया है? स्क्वायर। और पूछ रहा है कैसी संख्या। देखिए, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तब तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो आप लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। जब 2ab करेंगे ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई √ क्या हो जाएगा? 33। और √33 क्या है? क्या इसका वर्गमूल आपको पता है 33 का? आप कहेंगे ना। तो संख्याएं कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। कहाँ पे लिखा है? तो लिखा है ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि √2 और √3 का गुणनफल होता है। क्या होता है? देखिए, √2 और इंटू √3 इनका गुणनफल देखिए, आप गुणा करेंगे तो कहेंगे 3 दूना 6, √ में क्या 6? क्या 6 का वर्गमूल आपको पता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 √5 क्या दिया है? 3 √5 प्लस लिखा है √ में 125। क्या लिखा है? 125 बटा में क्या लिखा है? √ में 80 प्लस 6 √5 यही लिखा है। और कह रहा है कि संख्याएं कैसी हैं? तो कैसी संख्या? पहले इसको हल करेंगे, ठीक है? हल करेंगे तो यहाँ तक आपका 3 √5 है ही, प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं कि 25 × 125, 25 का वर्गमूल 5 लिख सकते हैं, 5 √5, ठीक है, बटा में। यहाँ 80 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ समझ में आ रहा ना? नो समझ में आए तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, समझ लीजिएगा। 125 को लिख सकते हैं 25 × 5, ठीक है। 80 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 16 × 5 80, और प्लस क्या है? 6 √5 तो है ही पहले से। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका? 3 √5 प्लस, अब 25 का वर्गमूल पता है 5 होता है, तो 5 बाहर आ गया, तो 5 √5 बटा में देखिए 16 का वर्गमूल पता है क्या होता है? 4 होता है, तो 4 बाहर में आ गया, √ में 5 प्लस क्या है? 6 √5। अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं कॉमन लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 3 कितना होता है? 8, और √ तो है ही है यहाँ पे 5, और बटा में क्या? 6 × 4 = 10, और √5 से √5 कट गया। क्या बचा यहाँ पे? 8/10। अब इसको हल कीजिए या मत कीजिए, आप बताइए p/q के रूप में है? तो आप कहेंगे हाँ। तो फिर कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप टाइप 2 नोट कीजिएगा, करें कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान जो है 3.4 × 10⁻6 के बराबर है? किसका?
तो कह रहा है कि 3.14 गुणे 10 पे घात 6, ठीक है, किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा वैसे ही, और यहाँ से दशमलव जब खत्म होगा तो 2 जीरो लेके खत्म होगा, तो दशमलव खत्म हुआ तो 2 जीरो लेके खत्म हुआ, कितना 10 पे 4 घात, और 10 पे 4 घात का मतलब क्या होता है 4 जीरो। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, x है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, और इस x का कितना, अब इस x का 2/5, इनका गुणनफल की बात कर रहा है ना, सॉरी अंतर की बात कर रहा है, तो अंतर, ठीक है, एक संख्या x है और इस x का 2/5, इसका अंतर कितना है 60 है, ठीक है। तब इसको हल कीजिए तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे x से माइनस 2 का x में गुणा किए 2x बटा में 5 बराबर 60, 5 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 5x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा 3x बटा में 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। 3 से काट दीजिए, बराबर है तो अंश से अंश कटेगा, 3 से कटेगा 20 बार में, x की वैल्यू पता करना है, 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 20-2500, ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक तरीका और है, यदि आप लोग कहें तो हम उसको ही बता दें, और वो क्या है तरीका देख लीजिए। कितना कराए कि 2/5, एक संख्या का 2/5 और उसका अंतर कितना है 60 है। तो मान लीजिए कि वह संख्या 5 है, वह पहली संख्या यदि क्या है, वह संख्या 5 यानी कि पहली संख्या 5 है, तो उसका 2/5 कितना होगा 2 होगा। पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या क्या 2, पहली संख्या 5 यानी कि मुख्य संख्या 5 और उसका 2/5 कितना 2। अब यहाँ अंतर कितने का है 3, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब यहाँ देखिए। तो मेरे अनुसार अंतर 3 का, लेकिन क्वेश्चंस में कराया अंतर कितने का 60 का, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, हमें वो संख्या बताना है 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, ये भी आपका एक तरीका है। अगला प्रश्न देखिए, कह कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.6 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो 2 संख्याएं क्या हैं, कि दोनों संख्याएं क्या हैं। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की, मान लीजिए कि आपका जो दूसरी संख्या है वह क्या है x है, तो जब दूसरी संख्या x होगा तो पहली संख्या क्या होगा, इस x का कितना 1/15, अर्थात कितना x/15 हो गई। अब करें कि इन दोनों का जो गुणनफल है कि x × x/15, इनका गुणनफल किसके बराबर है, तो 0.6 के बराबर है। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आपका कि x² बटा में 15, तो 15 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 छक्के 90 तो होगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू इधर वर्ग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो x की वैल्यू कितनी 3, यानी कि दूसरी संख्या 3। अब देखिए ऑप्शन में पहले निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब ऑप्शन में देखिए आप कि किसमें दूसरे स्थान पे 3 दिया है, तो आप देखेंगे कि बी नंबर ऑप्शन पे दूसरे स्थान पे क्या दिया है 3 दिया है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न कि यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसको हम करेंगे ऑप्शन से, बहुत जल्दी हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका दिया है 17, 19। अब इसको देखते हैं क्या इसको घटाने पे 56 आएगा, तो 19 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 361, और 17 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 289। इसको घटाइए, क्या 56 आएगा, 11 में से 9 गया 2, लास्ट में 56 है तो लास्ट में 6 आना चाहिए, लेकिन 2 आ गया, पहला ऑप्शन गलती। दूसरे पे आते हैं, कराए कि 13, 15, 13 का वर्ग यानी कि 169, 15 का 225, 15 का वर्ग 225 और 13 का वर्ग कितना है 169। घटाइए, देखिए 15 में से 6 गया 9
और यहाँ 11 में से 6 गया 5, 56 तो आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो योग है 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर क्या है, 81 है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना 27 है। तो मान लीजिए कि जो बड़ी संख्या है x है और जो छोटी संख्या है y है, तो दोनों का योगफल कितना है, 27 है। फिर कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वह कितना है, 81 है। 81 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कीजिए, कितना है, 81 है। ठीक है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 81 हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है आपको, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या, एक्स माइनस बी वाई बराबर कितना, 81। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है कितना, x प्लस वाई 27, यहाँ लिख सकते हैं 27। जब 27 लिखेंगे उधर भेज देंगे, जब मल्टीप्लाई में है उधर भाग में हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81/27, यानी कि x माइनस वाई क्या हो जाएगा, इसको संक्षिप्त कर देंगे 3। अब सुनिएगा, अब आप तो चाहें तो समीकरण इसको 1 लिखिए, समीकरण 2 लिखिए, हल कीजिए, या मैं एक डायरेक्ट आपको तरीका बता दूं कि जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे ना, जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। छोटी संख्या पूछे तो दोनों को घटा दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। तो हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दोनों को जोड़िए। देखिए 27 और 3 कितना होगा आपका, 30, लेकिन 2 से भाग कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। लेकिन छोटी संख्या पूछ लेता तो 27 में से आप 3 घटा देते, क्या मिलता, 24, लेकिन 2 से भाग क्या होता, 12। तो 12 छोटी संख्या और 15 बड़ी संख्या। कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बड़ी संख्या पूछा है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है। कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो अनुपात है 6 अनुपात कितना है, 8 है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, लाइए मैं लिख भी देता हूँ, ये पहली संख्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहली और दूसरी का जब जिक्र नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको संक्षिप्त नहीं कर सकते हैं आप, इसको आप 2 से काटेंगे तो 3 मिलेगा और इसको काटेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है कि उनका गुणनफल दिया है 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हम यहाँ पर x नहीं लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इन दोनों का जो गुणनफल दिया है वो आपका 768 दिया है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 3x × 4x, और इनका गुणनफल कितना है, 768। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 12 x² बराबर 768। तो यहाँ से x का हमको मान चाहिए, तो पहले हम 12 को उधर भेजते हैं, तो इधर x² बचेगा, 12 को भेजेंगे इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x²। इसको संक्षिप्त कर देते हैं, कितना होगा, 12 × 6 = 72 और 12 × 4 = 48, 64, इधर 64 आ गया। ठीक है, अब x² की वैल्यू 64 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो अंडर में हो जाएगा, तो 64 यानी कितना, 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8। बातें क्लियर। छोटी संख्या पूछ रहा है और छोटी संख्या कितनी है, 3x, तो फिर 3x की वैल्यू निकाल दीजिए, 3 तो यहाँ है और x की वैल्यू 8 है, तो 8 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम 85 से छोटी, तो शुरुआत कीजिए, 2 से शुरुआत होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे करते करते 85 से छोटी कहाँ तक गया होगा, 84 तक। इसमें लगाएंगे हम कौन सा फार्मूला, समांतर श्रेणी वाला फार्मूला लगा देंगे।
तो पहले देखिए 2 4 6 8, अगर आगे बढ़ते तो यहाँ क्या होता 10 होता, ऐसे करते करते 84 तक गए होते। 85 तो नहीं होगा क्योंकि 85 सम संख्या नहीं है। यदि हम बात करते कि 10 तक कितनी संख्या हो रही है तो आप गिनते हैं 1 2 3 4 5, हम कहते कि 8 तक बताइए कितनी संख्या है तो आप कहते 1 2 3 4 संख्या है। हम कहते 6 तक बताइए, आप कहते 1 2 3। क्या देख रहे हैं आप, कुछ देख रहे हैं। यदि हम 10 तक पूछे ना तो इनके बीच का अंतर देखिए 2, इनके बीच का अंतर देखिए 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, सबके बीच का अंतर 2 है। तो संख्या पता करना होना, अगर 10 तक संख्या पता करना है तो इसके सर्वांतर से जो गैप इसके है, जो गैप आपको दिख रहा है उससे भाग दे दीजिए। 10 में 2 से भाग देंगे 5, 10 तक 5 ही संख्या होगी। ये 1 2 3 4 5। 8 तक की बात करें तो 8 को 2 से भाग दे दीजिए, 8 तक गिनिए 4 ही संख्या होगा, 1 2 3 4। 6 तक के पूछे तो 2 से भाग दे दीजिए, 3 मिलेगा, 1 2 3 संख्या। ऐसे ही 84 तक पूछे हम तो क्या कहेंगे आप कि 84 को 2 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 42। यानी कि टोटल जो नंबर है यानी कि संख्या वो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है। तो अब लगाते हैं फार्मूला योगफल का कि Sn बराबर क्या होता है कि n/2 कोष्टक में a प्लस यल। लगा दीजिए, योगफल आपके सामने होगा। यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 42 बटा में 2। a मतलब होता है पहला पद, कहाँ पे है 2, और L मतलब होता है अंतिम पद, कितना है 84। इसको आप संक्षिप्त कर लीजिए, क्या मिलेगा 21 x बराबर यहाँ क्या मिलेगा आपका कि 21 इंटू कितना 86। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार आप नज़र डालेंगे ऑप्शन पे, क्योंकि जब 1 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो इकाई के स्थान पे 6 आना चाहिए। और किस में है देखिए, नो ही एक ऑप्शन पे है और नो ही बी ऑप्शन पे है। कहाँ पे है तो आपका है ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी आप वैसे मार के आ सकते हैं, किंतु यदि आप देखना भी चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में पूरा ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना होगा। आप केवल देख लीजिए 6 कम 6 जिसके लास्ट में 6 होगा सही है, लेकिन अगर सबके लास्ट में 6 होता है तब तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 86, 2 से करेंगे 6 दूना 12, 9 16 17, ठीक है। कितना हो गया यहाँ 6 0 8 1 1806। देखिए क्या नहीं आ गया 1806। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर। बातें क्लियर। तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2 से 281 तक सभी समपूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 से 281 तक वही प्रश्न है। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक की बात कर रहा है 281 तक। तो 281 तो सम होगा नहीं, उसके पहले सम संख्या कौन सी होगी 280। अब नंबर पता करना है तो गैप देखिए, सब में 2 का गैप है ना, तो नंबर पता करना है n की वैल्यू। तो आप क्या कहेंगे कि 280 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 140। नंबर मिला आपको 140। हमको योगफल पता करना है तो Sn बराबर क्या होता है कि n/2 कोष्टक में a प्लस यल। n की वैल्यू कितनी है तो 140। अब 140 को 2 से भाग लगा देंगे, क्या मिल जाएगा 70 डायरेक्ट। और a की वैल्यू कितना है 2 और l की वैल्यू कितना है 280। दोनों को जोड़ तो क्या हो जाएगा 282 मल्टीप्लाई कितना 282। अब आप देखिए यहाँ लास्ट में 0 है ना, लास्ट में 0, तब 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो जिसके इकाई के स्थान पे 0 होगा वही आपका उत्तर सही है। एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो क्या कोई मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है कि आप मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल नहीं, आप वैसे ही सोच के ऑप्शन मार्क के आ सकते हैं। फिर भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। 0 तो वहाँ वैसे 0 आ जाएगा। 7 दूना 14 के 4 कैरी 1, 8 दूना 16 17 के ओहो 7 दूना 14 4 कैरी 1, 8 7 56 56 1 57 के साथ कैरी 5 और 7 दूना 14 14 और 5 कितना 19 9740। देखिए लिखा है ना ऑप्शन नंबर बी पे। आपको गुणा करने की आवश्यकता थी ही नहीं,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करें कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से 12 तक सभी संख्याओं का, 1 से 12 यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक गया होगा, 12 तक गया होगा। बोलिए हाँ या ना। तो वर्गों का योगफल का एक सूत्र होता है, मैं सूत्र आपको लिखवा दूं। सूत्र होता है कि n कोष्टक में n+1 फिर कोष्टक में 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 6 होगा। बोलिए हाँ या ना। अब देखिएगा n की वैल्यू क्या कितना होगा, 1 से लेके 12 तक संख्या है, अब उंगली पे गिनिए ना, 12 को संख्या होगा, क्या होगा, 12 को। तो n की वैल्यू कितना, 12। अब n का मान रखिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितना, 12 इंटू n+1 यानी कि 12 में 1 जोड़ दीजिए कितना, 13 इंटू अब 12 यहाँ 12 के 12 दूना 24, 24 1 25 कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई कितना, 6। अब इसको संक्षिप्त कर लीजिए, क्या होगा, 6 दूना 12। अब देखिए क्या आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं आवश्यकता है। 5 दूना 10, लास्ट में 0, किसमें लास्ट में 0 है, तो 2 संख्या में है तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 दूना 50, 5 और 13 5 65 कितना, 650। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1 से 10 तक दोनों शामिल हैं तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए घनों के योगफल का सूत्र क्या होता है, पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे कहाँ तक है, 10 तक। मैं आपसे पूछूं कि बताइए n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 10। गिनिए 1 2 3 4, 10 को नंबर होंगे, ठीक है। अब घनों के योगफल का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है कि n कोष्टक में n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इस सबका क्या, वर्ग, सबका क्या, वर्ग, ठीक है। तो मान रखिए, देखिए n की वैल्यू कितना, 10, तो 10 रखिए प्लस 10 में 1 जोड़िए कितना, 11 बटा का 2 और 2 से भाग लगा दीजिए कितना होगा, 5, लेकिन वर्ग लगाना नहीं भूलेंगे। तो 11 5 55 और 55 का वर्ग कितना होता है, 30 25। और कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टाइप नोट कीजिएगा, ये स्थानीय मान वाले प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न, स्थानीय मान। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि संख्या 6,83,479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। संख्या क्या लिखा है, 68 34 79। कौन सा तरीका बचाएं, बच्चों वाला। देखिए 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 है तो 8 तो होगा ही, इसका जो जातीय मान है वो तो रहेगा ही 8। अब देखिए कितने स्थान बाद है, 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 जीरो लगा लीजिए, सबसे आसान तरीका। ये नहीं कि आप गिनिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, यहाँ में गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, उसी वैल्यू पे है। लेकिन जितना इसके बाद जीरो है ना, उतना जीरो, जितना अंक है उतना जीरो बढ़ा लीजिए, बात खत्म। अब किसका पूछ रहा था, 4 का ना, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो 4 है तो 4 लिखिए, इसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए और इसी को घटा लीजिए, आपका उत्तर है। क्योंकि अंतर ही पूछा था हमसे ना, हाँ स्थानीय मानों का अंतर घटाइए। देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो वैसे ही। अब यहाँ आ जाइए, तो 10 में से 4 जाएगा, क्या होगा 6, यहाँ क्या बचेगा आपका 9 और यहाँ क्या बचेगा आपका 7, यही बचेगा ना। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या
2,75,413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 2,75,413। 2,75,413 में किसका किसका पूछ रहा है? तो आपका पूछ रहा है कि 2 और 4 का। ठीक है, पहले 2 का निकालिए, कितना होगा? तो 2 है तो आप 2 लिखेंगे। इसके बाद कितना अंक है? तो 2 2 4 1 5, तो 5 जीरो बढ़ा लीजिए, 4 हुआ 5। इसके बाद से किसका पूछा है? 4 का। हाँ, 4 का। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? अब 4 के बाद क्या कर लीजिए आप? 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, इसी को घटाइए। घटाएंगे तो वैसे आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 जीरो तो वैसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख में से आप 400 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आइए मैं आपको सिंपल तरीका ही मैं बता देता हूँ। देखिए 2 जीरो वैसे ही, अब यहाँ 10 में से आपका 4 गया कितना? 6। देखिए किसके लास्ट में 600 है? अच्छा, कि 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, दोनों ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, तो यहाँ कितना गया? 600। यहाँ क्या बचेगा आपका? 9, यहाँ 9 और यहाँ कितना? 1। 1,99,600 कहाँ पे है? 1,99,600 ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या थोड़ा सा लंबा है, 56 78 92। 56 78 92 संख्या से लिख रहे हैं 56 78 92 14। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान है, केवल 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 5 का, 5 ही है ना, 5 आप लिखिए 5। अब 5 के बाद कितना जीरो था? सॉरी, कितना अंक था? आप कहेंगे 2 2 4 2 6 1 7, तो आप 7 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे नहीं दिया, आपको नहीं दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 7 जीरो है तो 10 पे 7 घात लिखा है कहीं पे? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला टाइप नोट कीजिएगा। अगला टाइप का नाम होगा अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या होता क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात वह संख्या या तो 1 से संक्षिप्त हो सके या तो स्वयं से हो सके। मेरे कहने का मतलब या तो 1 के पहाड़े में आए, नहीं तो स्वयं के पहाड़े से आए, और किसी की पहाड़े में नहीं आता है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है, यानी कि जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं 2 की, मैं बात करूं 2, देखिए 2 किसके किसके टेबल में आएगा? या तो 1 के टेबल में आएगा, नहीं तो 2 ही के ही टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो 1 के पहाड़े में, नहीं तो 3 के पहाड़े में। मैं आगे बात करूं 5, तो 5 भी क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है, या तो 1 या तो 5। अगला मैं बात करूं 7, तो 7 के भी 2 ही गुणनखंड है, या तो वह 1 होगा या तो फिर 7 होगा। लेकिन मैं बात करूं 9, तो 9 क्या होगा? एक भाज्य संख्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 9 है वह 1 के पहाड़े में भी आएगा, और 3 3 9, 3 के पहाड़े में आएगा और 9 के पहाड़े में आ गया। कितना गुणनखंड? 3 गुणनखंड। तो 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। बातें क्लियर हो रही हो? तो आगे चलिए, आगे देखिए 11। 11 क्या है? इसके 2 ही गुणनखंड है, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा, और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 11 भी क्या होगा आपका? अभाज्य संख्या। आगे चलिए 13। 13 भी क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा, या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। लेकिन आगे चलिए 15। 15 देखिए, क्या 15 आपके भाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 देखिए किससे किससे कट रहा है। 1 तो 1 से कटेगा,
उसके बाद से 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, 15 कम 15, 4 गुणनखंड हो गया। तो फिर कैसे अभाज्य संख्या हो सकता है? अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। मोटा मोटी आपको अभाज्य संख्या का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अगर आइडिया लग गया हो तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिएगा, करें कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 20 से छोटी, ये तो आप उंगली पे काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं भूल गया हूं, आपको अभी बता दूं, एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 होता है, और यही एकमात्र सम भी अभाज्य संख्या है। पूछ लेगा प्रश्न कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी सम संख्या एक अभाज्य संख्या होती है? तो वह 2 होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 20 तक पूछ रहा है, तो आपको पता नहीं है कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। क्या और कुछ होता है? नहीं होता है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 को होते हैं। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हैं? एक और स्वयं से विभाजित होने का मतलब क्या है? कि अभाज्य संख्या। ये तो आप गिन के बता सकते हैं कि 2 और 30 के बीच ऐसी कितने अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं कर रहा हूं स्किप, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कराए कि 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? यानी मतलब कौन कौन सी इसके बीच में अभाज्य संख्या होंगी? ये भी तो आप बता सकते हैं कि 109 और 121 के बीच कितनी आपकी अभाज्य संख्याएं? 109 होगा तो 109 देखिए, हाँ 109 आपका हो सकता है, लेकिन 121 है वो कदापि नहीं होगा। तो कौन कौन से आपके अभाज्य संख्या हो जाएंगे? एक तो आपका ऑलरेडी 109 हो गया, 109 10 11 12 13 होगा आपका 113। उसके बाद से 14 15 16 18 19 20 21, यही 2 होंगी, ठीक है। यही 2 होंगी आपके अभाज्य संख्या, और कोई अभाज्य संख्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए 119 है तो 119 आपका नहीं होगा, क्योंकि 119 आपका 7 से विभाजित है। तो 7 कम 7 और 7 4 11 7 7 49, ठीक है। केवल 2 ही संख्या हो रही है, 109 और 113। कहाँ पे लिखा है? 2, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 119 का स्क्वायर माइनस 111 के स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम 1 होगा। क्या होगा? देखते हैं। कह रहा है कि 119 का स्क्वायर माइनस में किसका है? 111 का स्क्वायर। इसको हल कीजिए। देखिए, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक कोष्टक में जोड़ दीजिए और एक कोष्टक में क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो लाइए एक कोष्टक में जोड़ देते हैं और एक कोष्टक में घटा देते हैं, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? तो 19 1 20 30, 230। यहाँ क्या मिलेगा आपका? 230। और घटा देंगे तो 119 में से 111 चला जाएगा, कितना होगा आपका? 8। 8 ही होगा ना? 8। क्या पूछा है कि परिणामी संख्या होगा? कह रहा है कि विषम संख्या। विषम संख्या तो नहीं होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, सम संख्या होगा। कह रहा है कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वर्ग संख्या, तो होगा आपका भाज्य संख्या। अभाज्य भी नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि 8 भी एक भाज्य संख्या है और 230 भी एक भाज्य संख्या है, तो इसका परिणामी क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट कि 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो मान लीजिए कि ए बी सी वह संख्याएं हैं जो अवरोही क्रम में है, तो सबसे बड़ा ए होगा, उससे छोटा बी और उससे छोटा सी होगा, ठीक है। अब आगे कराएं कि यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 230
23 है। पहली दो संख्या का गुणनफल अर्थात क्या कि a और b का यदि हम गुणा कर दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, 323 हो रहा है, 323। फिर आगे कराए कि और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है। अंतिम दो संख्या का गुणनफल कितना है, यानी कि b इंटू सी कितना है, 221 है, 221 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान क्या होगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि a की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको हम करेंगे ऑप्शन से, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जल्दी होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको हम इसमें से कौन, 23, सबसे बड़ा 23 है, 23 लेके देखते हैं। जब a की वैल्यू हम 23 रखेंगे तो b की वैल्यू उधर करेंगे तो 23 से 323 विभाज्य ही नहीं है, तो 23 आपका होगा ही नहीं, 23 आपका होगा ही नहीं। लेकिन अब इसके बाद बड़ा कौन सा है, 19 लेते हैं और उधर भेजते हैं 19 का, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 19 से कट जाएगा ना, कटेगा 17 बार में। कितने बार में, 17 बार में। तो आपका a की वैल्यू 19 और b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 17। अब फिर c की वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पे 17 रखिए और c का 17 से फिर काट दीजिएगा, c की वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ a पूछा है, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 19। और 19 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आज के क्लास को रोक देते हैं, यहीं पे आज की क्लास को विराम देते हैं। अभी जस्ट मिलते हैं अपने मैथ फाउंडेशन वाले बैच में, और मैथ फाउंडेशन वाले बैच के बाद सीधे शाम को मिला जाएगा जीएस के एमसीक्यू बैच में। तो चलिए, यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।